अब देखिए हम लोग पेज नंबर 6 पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तक तो हमने स्टडी कर लिया था कि क्या क्या उसके आंसर होंगे, क्या उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर आई एम रीडिंग द थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन। आपको इनके कारण बता दो, जो भी स्टेटमेंट्स मैं अभी बोलने जा रहा हूं इनके रीजंस बता दो। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। ये कह रहा है किसी भी वेसल के अंदर, वेसल का मतलब कंटेनर, किसी भी कंटेनर में जब गैस को रखा जाएगा तो वो उसकी कंप्लीट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, मतलब कि कंटेनर को फिल कर देती है कंप्लीटली। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जैसे ही मैं गैस को रखता हूं तो गैस को ऐसा फैलना स्टार्ट हो जाती है, स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। कारण क्या है, क्या रीजन बताएंगे? पार्टिकल्स आर कंटीन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स जो है वो लगातार क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके कंटीन्यूअस मोशन के कारण ये पूरे कंटेनर के अंदर स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं और उस पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं कंप्लीटली, कंटेनर को पूरी तरह से भर देते हैं। लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता। हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो कंटेनर को पूरा फिल नहीं कर पाता। जब तक कि हम पूरा उसको लिक्विड से नहीं भरेंगे तब तक फिल नहीं कर पाएगा। और गैस हमने सिर्फ 1 ग्राम 2 ग्राम गैस ली है, लेकिन वो पूरे कंटेनर को फिल कर देती है। Why? Because the particles of gases are continuously moving at random and they are spreading in the container and occupying the total volume of the container. और ये पूरी वॉल्यूम लेते हैं कंटेनर की। नेक्स्ट देखिए ये भी आंसर से ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। A gas exerts pressure on the walls of the container. ये सुनिए, कंटेनर की वॉल पर गैस के पार्टिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे प्रेशर। तो जैसे ये कंटेनर लिया है, अब इसमें ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ऐसा चल करके जा रहे हैं और सामने जा करके वॉल से ऐसा हिट करेगा। तो ये जा करके ऐसा इसको कंटेनर की वॉल को हिट करेगा। जैसे हिट करेगा तो इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। अब ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस कंटेनर पर अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, उस पर प्रेशर अप्लाई होगा। क्योंकि ये सब पार्टिकल्स जो भी इस कंटेनर के अंदर हैं वो पार्टिकल्स जाकर के इसकी वॉल्स के साथ हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे वॉल को, और जैसे स्ट्राइक करेंगे वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। ये ठीक वैसा ही जैसे प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग खाना पका रहे हैं, अब उसके ऊपर वो सीटी लगी होती है, उसको हमने कंप्लीटली टाइटली क्या कर दिया, बाउंड कर दिया ताकि वो ऊपर की तरफ ना उठ सके। अब जब हम उसको और गर्म करेंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो गैस है वो और गर्म होगी, वो फैलना चाहेगी। अब अगर मटेरियल को और गर्म किया जाएगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये बड़ी फास्ट, बहुत तेज वेलोसिटी से आकर के इसकी वॉल से टकराएंगे। अगर इसकी वॉल से हाई वेलोसिटी से टकराएंगे तो वॉल पर और ज्यादा प्रेशर लगेगा। पहले इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, गैस का 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ऐसा धीरे धीरे जाकर के वॉल से हिट करता है और इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता। प्रेशर तो क्रिएट होता है नो डाउट, लेकिन जब हम इसको हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, तब पार्टिकल्स बड़ी फास्ट चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं और हाई एनर्जी से चल करके जा रहे हैं और जाकर के वॉल से टकराते हैं। वॉल से टकराते हैं तो हो सकता है कि प्रेशर कुकर की वॉल्स टूट भी जाए। तो गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो हाई वेलोसिटी से जाकर के प्रेशर के वॉल से हिट करेंगे। तो जैसे ही ऐसा हिट करेंगे ये वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी, प्रेशर कुकर फट जाएगा। एक बैलून भी इसी तरह से फटता है, और साइकिल के अंदर या मोटरसाइकिल या कार के अंदर हम लोग ट्यूब यूज करते हैं जिसके अंदर हवा भरी जाती है टायर के अंदर। तो वो जो ट्यूब है वो ट्यूब के अंदर भी क्या करते हैं, एयर फिल कर देते हैं, तो पार्टिकल्स जाकर के उसकी वॉल से टकराते हैं जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो कंटेनर के अंदर हम जिस भी गैस को रखेंगे गैस के पार्टिकल इसकी वॉल से सभी डायरेक्शन में इक्वली, ये पास्कल ने लॉ दिया था कि जो प्रेशर होगा वो कंटेनर के अंदर डायरेक्शन में कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ऐसा टकराएंगे और सभी वॉल पर क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वॉल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसा चल करके जा रहे हैं और ये वॉल के साथ ऐसा टकराते हैं। तो टक्कर में, कॉलिजन में क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। थर्ड क्वेश्चन, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड बोला जाना चाहिए।
क्या कारण बताओगे आप इसका? हम बोलेंगे कि उसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, इसलिए हम उसको सॉलिड बोलेंगे। जो वुडन टेबल है हम उसको सॉलिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी शेप भी कैसी है, उसकी शेप भी फिक्स्ड है और वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। उसके अलावा वो बॉडी कैसी बॉडी है? वो बॉडी है, अभी आप अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक शेप चेंज नहीं होगी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमें दिख रही हैं टेबल के अंदर। जो वुडन टेबल है उसमें उसकी शेप फिक्स है, उसकी वॉल्यूम फिक्स है और वो कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है, वो अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमें उसमें दिख रही हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि वुडन टेबल जो है वो कैसा है? वो रिजिड सॉलिड है। जो वुडन टेबल है वो कैसा है? सॉलिड। इट शुड बी कॉल्ड सॉलिड। नेक्स्ट देखिए, we can easily move our hand in air but do not sink through the solid block. Would we need a karate? ये हम सकते हैं एयर के अंदर तो अपने हाथ को ऐसा हिला सकते हैं आसानी से, लेकिन वुड के अंदर ऐसा कर पाएंगे क्या? अब जैसे ये हाथ को मैं ऐसा लेकर के जा रहा हूँ तो एयर के अंदर तो हम इसको इजीली क्या कर पा रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं, लेकिन वुड में इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। अब रीजन देखिए क्या होगा। एयर के अंदर तो पार्टिकल्स दूर दूर है, ये एयर पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं। और अगर इसके थ्रू हम ऐसा करेंगे, मोशन करेंगे, हाथ को ऐसा हिलाएंगे तो क्या होगा? ऐसा मैं करूंगा तो यहाँ की जो भी पार्टिकल्स हैं वो हिसाब से दूर चले जाएंगे। तो ये हेड को क्या कर सकते हैं? ऐसा वेव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन वुडन ब्लॉक में तो वेव करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कराटे एक्सपर्ट ताकि वुड को तोड़ सके, तभी उसके अंदर से वो वेव कर पाएगा, हाथ को हिला पाएगा, मूव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वुडन ब्लॉक एक सॉलिड है और ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्ग। तो क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा हमें? ब्रेक डाउन, तोड़ना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ये पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा और ऐसा हमें क्या लगाना पड़ेगा? लगाएगा कराटे प्लेयर। आप मत ट्राई करना इसको। तो कराटे प्लेयर क्या करेगा? इस वुडन ब्लॉक के अंदर से हाथ को ऐसा मूव करना चाहता है तो उसको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। वो उसका एक्सटर्नल फोर्स इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो इन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके, कि वो इन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। तो जब वो एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल्स के बीच के फोर्स से ज्यादा रखेगा तो जैसे ही वो इसके ऊपर ऐसा स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करते ही ये वुडन ब्लॉक कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? ये वुडन ब्लॉक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो कह रहे हैं एयर के अंदर तो आप हैंड को इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता इसमें मूवमेंट करने के लिए। लेकिन वुड के अंदर अगर आपको हैंड को मूव करना है तो आपको हाई फोर्स, ज्यादा फोर्स चाहिए होगा और लार्ज फोर्स लगाने पर वुडन ब्लॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे जिसकी वजह से वुडन ब्लॉक टूट जाएगा। तो उसके लिए हमें एक कराटे प्लेयर चाहिए होगा वुडन ब्लॉक को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, लेकिन जबकि हमने तो पढ़ा है कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, सबसे पहले जनरल थिंग आप जनरली क्या होता है? डेंसिटी ऑफ solids is greater than density of liquids,
जनरली ऐसा होता है कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा रहती है और लिक्विड्स की डेंसिटी कम रहती है। जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया था, 1 मीटर क्यूब में 19,300 किलोग्राम गोल्ड आ सकता है, जबकि वाटर डालते हैं तो सिर्फ 1000 किलोग्राम आता है। अब आइस के साथ क्या प्रॉब्लम है? आइस के साथ है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें उल्टा है, आइस की डेंसिटी कम है, सॉलिड की डेंसिटी कम है, किससे? वाटर से, मतलब लिक्विड से। जनरली क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। लेकिन आइस के केस में और वाटर के केस में उल्टा है। आइस सॉलिड है फिर भी इसकी डेंसिटी कम है, आइस एक सॉलिड है फिर भी इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड स्टेट से। आइस एक सॉलिड है फिर भी इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड स्टेट से, मतलब वाटर से। अब इसका कारण देखिए क्या होता है। जब वाटर के पार्टिकल्स खुद को अरेंज करते हैं सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब आइस में कन्वर्ट होने के लिए, तो उनके बीच के स्पेसेस बढ़ जाते हैं। तो उनके बीच के स्पेसेस बढ़ जाते हैं कैसे? देखिए, मैं आपको दोनों डायग्राम्स बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं H2O के पार्टिकल्स को बना रहा हूँ। ये H2O का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन है, इस तरह से H है। तो बीच बीच में जो गैप्स है वो बहुत कम है, आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ उसमें जो आपको गैप दिखाई दे रहे हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये लिक्विड स्टेट है। ये कैसी स्टेट है? ये लिक्विड स्टेट में वाटर। और जब ये सॉलिड बनेगा तो देखिए पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होंगे। जैसे कि ये पहला मॉलिक्यूल है H2, अब इसके साथ में इधर H अट्रैक्ट होगा, इधर भी H अट्रैक्ट होगा और इधर ऑक्सीजन जुड़ी होगी। अब इधर हाइड्रोजन के साथ में कोई ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो रहा होगा और जिसके साथ में दो H जुड़े होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है और इसके साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह से क्या हो रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन, इसके साथ में ये ऑक्सीजन, फिर इसके साथ में हाइड्रोजन और। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बनती जाएगी जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि इसमें आपको स्पेसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये आइस है, ये सॉलिड स्टेट में है और ये आइस है। तो लिक्विड स्टेट में ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के अंदर ऐसा मिक्सअप, एक दूसरे के साथ आसपास रहते हैं। देखिए लिक्विड स्टेट में एक दूसरे के पास है, जबकि जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हुए तो इनके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो रहे हैं, तो इनके बीच में ये स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये इनका अरेंजमेंट हो जाता है जिसकी वजह से इनके बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वाटर का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है, बाकी मटेरियल्स की तरह इसका बिहेवियर नहीं है। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, लेकिन वाटर का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल मैटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। जब वो लिक्विड स्टेट में है तो पार्टिकल पास थे, लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो उनके बीच के स्पेसेस बढ़ जाते हैं। तो उनके बीच के स्पेसेस बढ़ जाते हैं और सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक स्पेशल जियोमेट्री के अंदर अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसेस बढ़ गए। अगर बीच के स्पेसेस बढ़ गए तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी क्यों कम हो जाएगी? स्पेसेस बढ़ गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। देखिए कैसे, क्या फॉर्मूला बताया आपको डेंसिटी का? डेंसिटी का फॉर्मूला था मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ गई, स्पेस बढ़ गया ना पार्टिकल्स के बीच का, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो जाएगी। देखिए ये डिवाइड कर रहा है वॉल्यूम, और डिवाइड वाला नंबर अगर बड़ा होता जाएगा तो आंसर छोटा होता जाएगा। तो वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी, अब लिक्विड स्टेट में जब वाटर था तो उस समय पर उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम थे, लेकिन जब वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर खुद को अरेंज कर रहे हैं और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाता है। पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ गया मतलब कि उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये रीजन आपको बताना है कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो उसके बीच में स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे, स्पेसेस इंक्रीज होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगी तो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी,
क्योंकि कम डेंसिटी का मटेरियल वाटर के ऊपर क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। जिन जिन मटेरियल की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो इस वजह से आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होगी। कारण मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट में वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है। तो आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर टू सेल्सियस स्केल। अब मैं पेज नंबर 9 के क्वेश्चन बता रहा हूं, पेज नंबर 9 पर आ जाइए आपकी बुक के अंदर। पेज नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बता रहा है कि आपको केल्विन को किसमें कन्वर्ट करना है। केल्विन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस। तो गिवन है 300 केल्विन, फॉर्मूला लगाएंगे, टेंपरेचर इन केल्विन 273 प्लस टेंपरेचर इन सेल्सियस। केल्विन में टेंपरेचर गिवन है 300, टेंपरेचर गिवन है केल्विन में, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू 273 प्लस टेंपरेचर इन सेल्सियस। 273 को इधर शिफ्ट कीजिए, इसको जैसे इधर लेकर के आएंगे, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 300 माइनस 273 इक्वल टू, और इधर क्या रहेगा सर, टेंपरेचर इन सेल्सियस। 273 उधर चला गया तो टेंपरेचर सेल्सियस यहाँ रहेगा, 300 माइनस 273 इट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 300 केल्विन के बराबर होता है। 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 300 केल्विन। नेक्स्ट 573 केल्विन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 573 केल्विन। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं, टेंपरेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेंपरेचर इन सेल्सियस। केल्विन में कितना टेंपरेचर है, 573 इक्वल टू 273 प्लस टेंपरेचर इन सेल्सियस। केल्विन में गिवन था तो मैंने ये वैल्यू यहां पुट कर दी। अब 273 को उधर शिफ्ट कीजिए, सो द इक्वेशन विल बी 573, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 273 इज इक्वल टू टेंपरेचर इन सेल्सियस। 573 एंड 200 माइनस 273, ये आ जाएगा कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, माइनस कर देंगे 300 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं और 573 केल्विन 300 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या फिजिकल स्टेट होगी वाटर की एट 250 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग point of water is equal to 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम बन जाएगी। तो अगर ये बोल रहा है टेंपरेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर आपको कौन सी स्टेट में मिलेगा, वेपर की फॉर्म में मिलेगा या स्टीम की फॉर्म में मिलेगा, because the temperature is greater than boiling point। अगर boiling point से ज्यादा टेंपरेचर है तो इसका मतलब वो सारा का सारा वाटर किसमें बदल चुका होगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। सेकंड 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन कौन सी स्टेट में मिलेगा, लिक्विड एज वेल एज गैस। लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में मिलेगा, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो वो वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो उसमें वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैस स्टेट में भी होगा। ये मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में एक्सप्लेन किया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो दोनों स्टेट में मिलेगा आपको। कौन कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में भी और गैस स्टेट में भी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। That's why at 100 degree Celsius the water is converting to the vapor, the water is converting to the gas state। वो जो है वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for any substance why does the temperature remain constant during the change of state।
ये कह रहा है जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं तो उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्या कारण है। उसका कारण ये है कि हम जो भी हीट एनर्जी देंगे, जैसे कि मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था, इसमें हमने आइस क्यूब्स को लिया था। ये एक बीकर है जिसके अंदर क्या डाल दिया हमने, क्रश्ड आइस को डाल दिया और ये हमने आइस को इसके अंदर फिल कर दिया। देखिए बच्चों, मेरे को ये आपकी जो शीट है ये कंप्लीट करनी है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना इवनिंग में 5 to 7। अब देखिए यहाँ पर ये आइस हमने ली थी और इसको एक स्टैंड पर रखा था, ट्राइपॉड स्टैंड। यहाँ पर क्या लगाया था, बर्नर। बर्नर लगा करके इसको क्या किया था, हीट अप किया था हमने, गर्म किया था। और यहाँ पर एक थर्मोमीटर प्लेस किया था। तो थर्मोमीटर के अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। उस समय क्या हो रहा होगा, उस समय ये आइस मेल्ट हो रही होगी और किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, ये आइस कन्वर्ट हो रही होगी वाटर में, लिक्विड स्टेट। तो बीकर के अंदर जो आइस ली गई है, जब हम उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर हमने देखा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट हो गया। ये किससे पता लगा, ये थर्मोमीटर से पता लगा हमें, जो हमने इसके अंदर लगा रखा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। कारण क्या है, कारण ये है कि जो हम हीट एनर्जी यहाँ दे रहे हैं, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जो हम हीट एनर्जी अब इसको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उससे क्या हो रहा होगा, उससे पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट रहा होगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ, जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा और कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो ये पार्टिकल्स हैं और किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट। तो जब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो इसके बीच का स्पेस इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूट रहा है। तो ये सब्सटेंस के पार्टिकल्स ऐसा दूर दूर होने वाले हैं। जब ये ऐसा दूर दूर हो जाएंगे तो ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट। पहले कौन सी स्टेट में थे, सॉलिड। तो पहले ये आइस था, बाद में ये लिक्विड वाटर बन जाएगा। तो कारण क्या बताएंगे, जो भी हम हीट एनर्जी देंगे उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस समय पर मटेरियल की स्टेट चेंज हो रही होगी। और स्टेट चेंज होने का मतलब है कि हम जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं, जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मोशन इंक्रीज नहीं होंगे। मैं यहाँ पर जो भी हीट एनर्जी दूंगा ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज नहीं हो रहा, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहे हैं, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहे हैं। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर थर्मामीटर टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा रहा है, थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के मोशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, पार्टिकल्स के मोशन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा मोशन। तो जब मैं इसको हीटर कर रहा हूं और ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उस समय पर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है और ये पार्टिकल दूर दूर होते जा रहे हैं, जिससे वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मीनिंग है उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि उसका मोशन नहीं इंक्रीज होगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि उस समय पर पार्टिकल्स के मोशन इंक्रीज नहीं होंगे, या लिख सकते हैं कि उस समय पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी जब स्टेट चेंज हो रही होगी। तो क्या रीजन बताएंगे, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर द हीट एनर्जी गिवन टू द सॉलिड is used to overcome the forces of attraction between the particle। ये किस काम आएगी, ये पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम, उसको तोड़ने के काम में आएगी। एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विल नॉट इंक्रीज। अगर मोशन इंक्रीज नहीं हो रहा देन द टेम्परेचर विल आल्सो नॉट चेंज। अगर मोशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा तो पार्टिकल्स का तो मटेरियल का टेम्परेचर भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। इसी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब हम मटेरियल की स्टेट को चेंज करते हैं। टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो मोशन इंक्रीज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये क्या है, गैस को लिक्विफाइड कर रहे हैं। क्या बताया था मैंने, कंप्रेशन। लेकिन कंप्रेशन में एक प्रॉब्लम थी, ये पिस्टन लगाएंगे सिलेंडर के अंदर और यहाँ पर ये गैस है,
इसको कंप्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको दबा करके कंप्रेशन करना है। लेकिन कंप्रेशन में एक प्रॉब्लम थी, कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। जब भी हम किसी मटेरियल को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में ज्यादा कोलिजन करते हैं, ज्यादा कोलिजन करेंगे, टक्कर ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो इस वजह से हम जब इसका कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर को राइज नहीं होने देंगे, क्या करना पड़ेगा, lowering the temperature। तो आपको टेम्परेचर को भी लोअर करना पड़ेगा। तो किसी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा कंप्रेशन एंड बाय कंप्रेशन एंड बाय lowering the temperature। तो आपको कंप्रेशन के साथ साथ टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो इस ये जो चैम्बर होगा जिसके अंदर हम कंप्रेशन कर रहे हैं, ये जो चैम्बर होगा जिसके अंदर हम कंप्रेशन कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको इसका कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्रेशन कीजिए और टेम्परेचर भी कम रखिए, दोनों अगर प्रोसेस करते रहेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो गैस है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय कंप्रेशन एंड बाय lowering the temperature we can convert a gas into a liquid state। अब कंप्रेस करने से वो लिक्विड स्टेट में क्यों आएगा ये आपको पता है, क्योंकि जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। ये पिस्टन यहां से यहां तक आ गया कंप्रेशन में, इसको ऐसा नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, अब ये पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो गए। अगर क्लोजली स्पेस्ड हो गए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, अगर ये क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो कैसे कौन से कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप रीड करना इसको। जैसे डेजर्ट कूलर बता देता हूं आपको, डेजर्ट कूलर जो है कूल बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। डेजर्ट कूलर ज्यादा ठंडा करता है किसी गर्म दिन में, ड्राई डे होता है ना, बिल्कुल एकदम सूखा दिन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, उस समय पर कूलर की ठंडक ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है और एनवायरनमेंट लेस ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको 4 फैक्टर बताए थे जिसमें आपने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ इवापोरेशन कैसे इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इवापोरेशन कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर एनवायरनमेंट का बढ़ जाएगा तब भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगी। ड्राई डे बोल रहा है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट लेस ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन फिर से बढ़ जाएगी, और अगर रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगी तो कूलिंग फास्ट होगी। इसीलिए डेजर्ट कूलर जो हम कूलर यूज करते हैं, एयर कूलर, वो ज्यादा गर्म दिन के अंदर ठंडी हवा देता है। नेक्स्ट अर्दन पॉट का एग्जांपल दे रखा है कि उसमें कूलिंग कैसे होती है, ये इवापोरेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अर्दन पॉट से वाटर, अगर 2 क्वेश्चन रह भी जाएंगे तो आप इसको रीड कीजिएगा और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। अभी मीटिंग ओवर होने में 1 मिनट बाकी है, तो मीटिंग ओवर होने वाली है, आप इसको रीड करना और पूछना मेरे से व्हाट्सएप पे 5 to 7 between 5 to 7 evening। थैंक यू सो मच।